वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं इनिशियल एग्ज़ाम ज़्यादा देर नहीं है, तो इससे पहले हमको टोटल 500 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। तो ऑलरेडी मैं 6 क्लास कंप्लीट कर दिया। आज क्लास नंबर 7 रहेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा आप सभी के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग के लिए नया नया क्वेश्चन है। अगर स्किप कर दोगे तो आप लोग मिस हो जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे स्टडी मटेरियल्स भी देते रहता हूँ, फ्री नोट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ और जॉब अपडेट सबसे पहले देते रहता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने का कौन सा कारण नहीं होता, रीजन नहीं होता। तो एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट होता है एक अनइंटेंशनल, अनवांटेड एंड नॉन कंट्रोलेबल इवेंट। मतलब क्या है? अनइंटेंशनल मतलब हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, और अनवांटेड मतलब हम लोग चाहते नहीं है फिर भी हो जाते हैं। नॉन कंट्रोलेबल मतलब क्या है? जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो इवेंट को, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, जिसको बोलते हैं दुर्घटना। ठीक है, तो इसमें एक्सीडेंट होने का कौन सा कारण नहीं होता? ऑप्शन नंबर है अनअवेयरनेस ऑफ डेंजर। मतलब अवेयरनेस मतलब सचेतनता, जैसे जिसको बोलते हैं जो अलर्ट रहना डेंजर से। तो डेंजर से अगर अलर्ट नहीं होगा तब एक्सीडेंट हो सकता है। तो इधर ऑप्शन में क्या बोला, जो अलर्ट नहीं रहता तो इसके लिए एक्सीडेंट हो सकता है। ऑप्शन बी नेग्लिजेंसी, मतलब कुछ जिनिस को नेग्लिगेट करना, अवॉइड कर देना सब कुछ। नहीं होगा नहीं होगा ऐसे करना। नेग्लिजेंसी मतलब और क्या है कि देख रहे कि इधर से एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जैसे जहाँ से एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी हम लोग ऐसे सोचते कि नहीं होगा, चलो अवॉइड कर देते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं नेग्लिगेट करना। ठीक है, मतलब अवॉइड कर देना, उसमें ज़्यादा केयरफुली नहीं रहना। ओके, तो इसका कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल, जहाँ पे प्रॉपर टूल यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे जो टूल यूज़ करना चाहिए अगर नहीं करेंगे तब एक्सीडेंट होगा। तो इम्प्रॉपर मतलब सही टूल यूज़ ना करने से एक्सीडेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी यूजिंग ग्लव्स, अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इधर से एक्सीडेंट कैसे होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूजिंग ग्लव्स। तो ग्लव्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं हैंड को बचाने के लिए, हाथ को बचाने के लिए। तो ये आता है PPE का 4, PPE 4 का अंदर आता है यूजिंग ग्लव। PPE मतलब क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का 4th नंबर में जो होता है हैंड प्रोटेक्शन से बचाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलता है PPE 4। तो यूजिंग ग्लव्स मतलब ग्लव्स उसका अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसमें कौन सा एक साइन इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक शॉक को? तो ये आप लोग को बोलना चाहिए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये कौन सा साइन, मतलब साइन 4 टाइप्स का टोटल होता है। एक होता है प्रोहिबिशन, सेकंड होता है मैंडेटरी, थर्ड होता है वार्निंग और फोर्थ होता है इन्फॉर्मेशन। तो इसका क्या क्या कलर, क्या क्या कुछ होता है, तो चलो डिटेल्स में देख लेते हैं, तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इधर हम लोग अगर देखेंगे प्रोहिबिशन साइन मतलब क्या है? प्रोहिबिट करना मतलब उसको माना करना कि वो नहीं करना चाहिए। तो प्रोहिबिशन साइन में कलर क्या होता है? रेड बॉर्डर होता है, मतलब ये जो बॉर्डर है रेड है, और जो क्रॉस बार है ये भी रेड कलर का है, लाल कलर का है। और ब्लैक सिंबल, जो पीछे जो सिंबल है वो ब्लैक कलर, काला कलर का होना चाहिए। और वाइट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट बैकग्राउंड होगा। ओके, तो अब लोगों को पता चल गया कि रेड बॉर्डर होगा, रेड क्रॉस बार होगा, और इसका सिंबल ब्लैक कलर का होगा और बैकग्राउंड होगा वाइट कलर का। और इसका मीनिंग क्या है? सोज इट मस्ट नॉट टू बी डन, मतलब ये नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा रहता है नो स्मोकिंग, प्रोहिबिटेड स्मोकिंग, जैसे कोई भी जगह में अगर लिखा रहता है कि स्मोकिंग मतलब प्रोहिबिट है, माना है, तो उधर ऐसा सिंबल रहेगा। और बाकी ये कहाँ कहाँ पे है आप देख सकते हैं, डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, मतलब जो आग लगता है जिस आग को वाटर से बुझाना नहीं चाहिए, तो उधर लिखा है, उधर ऐसे सिंबल दिया रहेगा। और इधर दिया रहता है पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, मतलब जहाँ पे पैदल जाना प्रोहिबिटेड है उधर ऐसे साइन दिया रहता है। ओके, नेक्स्ट मैंडेटरी साइन मतलब क्या है? शोज व्हाट मस्ट बी डन, मतलब एक करना पड़ेगा तुम लोगों को। प्रोहिबिटेड मतलब क्या? वो माना किया था,
वो नहीं करना चाहिए, और मैंडेटरी मतलब करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका जो शेप होता है सर्कुलर शेप होता है, जो प्रोहिबिशन साइन था उसका भी शेप सर्कुलर ही था। ओके, तो इसमें भी सर्कुलर शेप होगा, और क्या होगा, व्हाइट सिंबल होगा, सिंबल व्हाइट कलर का होगा, और ब्लू बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड जो होगा नीला कलर का होगा। ओके, तो ये जो सिंबल है इसका शेप कैसा है, सिंबल का कलर कैसा है, तो ये क्वेश्चन में आता है। तो क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि प्रोहिबिशन साइन का, जैसे हम पहले ही बता दिया कि रेड कलर का जो बॉर्डर होता है, क्रॉस बार रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का सिंबल होता है, और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग को याद रहना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, ये करना पड़ेगा। जैसे वी आर हैंड प्रोटेक्शन, जैसे हम बोला था ना यूजिंग ग्लव्स, तो ग्लव्स हम लोग को यूज़ करना चाहिए, तो इसलिए ऐसे इधर दिखा रहा है। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं वी आर हैंड हेड प्रोटेक्शन, मतलब क्या, हेलमेट पहनना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं वी आर आई प्रोटेक्शन, चश्मा पहनना चाहिए। ओके, गोगल्स पहनना चाहिए। उसका बाद वेयर हियरिंग प्रोटेक्शन, मतलब जैसे ईयर मफ्स होता है ना, ईयर प्लग्स होता है, तो वो कान के अंदर डालना चाहिए। तो उसका बाद वेयर फुट प्रोटेक्शन, वेयर हैंड प्रोटेक्शन, वेयर रेस्पिरेटर, मतलब ये पढ़ना चाहिए। इसीलिए ये जो है ना, ये सब कुछ करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैंडेटरी साइंस रहता है, जहाँ पे भी ये सब दिया रहेगा मतलब ये करना पड़ेगा, ये हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, इसका बाद नेक्स्ट वार्निंग साइंस, मतलब क्या वार्न करता है, चेतावनी साइन जिसको बोलता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल, इसका मतलब क्या है, डेंजर 415V। ओके, तो ये डेंजर है, तो ये जो वार्निंग साइन है इसका शेप ट्रायंगुलर होता है। पहले जो तो साइन पढ़ के आया ना, तो एक था प्रोहिबिशन साइन, दूसरा था मैंडेटरी साइन, जिसका शेप था सर्कुलर। तो ये दोनों आप लोग को याद रहना चाहिए, इन दोनों का शेप होता है सर्कुलर। ओके, और जो मैंडेटरी साइन है, मैंडेटरी साइन का होता है बैकग्राउंड होता है टोटली ब्लू कलर का, और वाइट कलर का होता है सिंबल। ओके, तो इधर क्या है, ट्रायंगुलर शेप होता है, और येलो कलर का बैकग्राउंड होगा, जो बैकग्राउंड होगा पीला कलर का होगा, और ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल, जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर ब्लैक बॉर्डर है, सिंबल भी ब्लैक कलर का है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, क्वेश्चन इधर से जरूर आएगा एग्जाम में। ओके, तो वार्निंग साइन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे वार्न कर रहे हैं कि हम लोग को फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसे जहाँ पे डेंजर हो सकता है, ये आप देख सकते हैं रिस्क ऑफ फायर, ऐसे अगर सिंबल रहेगा मतलब फायर का उधर रिस्क है, तो उधर जाना नहीं चाहिए। ऐसे सिंबल का मतलब इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क है, उधर जाना नहीं चाहिए। इसका बाद क्या है, टॉक्सिक हैजर्ड, टॉक्सिक हैजर्ड, इसीलिए हम लोग इधर ये करना नहीं चाहिए। कोरोसिव सब्सटेंसेस, कुछ जहाँ पे कोरोसिव सब्सटेंसेस रहता है उधर ऐसा रहता है। ओके, अब देख सकते हैं ये जो सबसे ज़्यादा ये पूछता है, ये लेजर बीम के बारे में पूछता है, और रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन से पूछता है, ये दो सिंबल। तो कभी कभी एग्जाम में सिंबल दे के बोलता है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे अगर दे देगा तो ये होता है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर, ये होता है जनरल वार्निंग ऑफ डेंजर, मतलब क्या, डेंजर हो सकता है, इसलिए ऐसा सिंबल देता रहता है। जहाँ पे ओवर हेड लोड रहता था इधर ऐसे देते रहता है। ओके, तो ये आप लोग को पूरा देख लेना चाहिए, और आप लोग को याद भी करना चाहिए। अगर याद नहीं हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, क्योंकि एग्जाम में इधर से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक दो क्वेश्चन इधर जरूर आएगा। इंफॉर्मेशन साइन, तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन साइन था। ज़्यादातर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, जहाँ पे एम्बुलेंस में प्लस चिन्ह लिखा रहता है ना, तो वो होता है इंफॉर्मेशन साइन। टॉयलेट का साइन जहाँ पे लिखा रहता है वो होता है इंफॉर्मेशन, वो इन्फॉर्म करता है हम लोग को कि ये एम्बुलेंस का गाड़ी है, ये टॉयलेट है। ओके, तो इसका शेप कैसे होता है, स्क्वायर होता है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए स्क्वायर शेप का होते हैं। और व्हाइट सिंबल ऑन ग्रीन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड होता है ग्रीन कलर का, और व्हाइट सिंबल होता है। ओके, और इंडिकेट्स और गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी प्रोविजन, तो ये सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, तो ये था इसका टोटल डिस्कशन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में आ गया है। इस टॉपिक को मैं क्यों इतना ज़्यादा डिस्कस किया, क्योंकि इधर से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ITI ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, आइडेंटिफाई द डाई नेम। तो ये जो डाई है, ये डाई का नाम क्या है, एन ऑप्शन नंबर ए एन ओल्डर स्प्लिट डाई विथ टॉप एडजस्टिंग स्क्रू। ऑप्शन नंबर बी वन पीस डाई विथ टॉप एडजस्टिंग स्क्रू।
ऑप्शन नंबर सी 1 piece die with side adjusting screw। ऑप्शन नंबर डी 2 dies with side adjusting screw। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्डर स्प्लिट डाई विथ टॉप एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, तो स्प्लिट डाई का फिगर है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई हम लोग जनरली यूज करते हैं एक्सटर्नल वी थ्रेड को काटने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर चेकिंग द हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉब। मतलब कौन सा हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं कोई भी हाइट या जॉब का पैरेललिज्म चेक करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर है सरफेस गेज, ऑप्शन नंबर बी क्रॉसपिन हैमर, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर्स हैमर, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक हैमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरफेस गेज। सरफेस गेज हम लोग यूज़ करते हैं जॉब का पैरेललिज्म को चेक करने के लिए और हाइट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये लेआउट पर्पस के लिए यूज़ होता है। एक होता है मार्किंग टूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग करने के लिए हम लोग कौन सा हैमर यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्लेज हैमर, ऑप्शन नंबर बी क्रॉसपिन हैमर, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर्स हैमर, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक हैमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर्स हैमर। तो इंजीनियर्स हैमर होता है एक हैंड टूल जो हम लोग स्ट्रिकिंग पर्पस के लिए, जैसे पंचिंग, बेंडिंग, उसका बाद एडवेटिंग, तो ये सब पर्पस के लिए हम लोग इंजीनियर्स हैमर यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं स्लेज हैमर, स्लेज हैमर का वेट कितना होता है? 3 to 9 kg होता है। ओके, स्लेज हैमर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्लेज हैमर हम लोग यूज़ करते हैं फोर्जिंग पर्पस में। ओके, तो फोर्जिंग शॉप में हम लोग स्लेज हैमर यूज़ करते हैं। क्रॉसपिन हैमर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे कोई भी मेटल को एक ही डायरेक्शन में फैलाना है, एक ही डायरेक्शन में स्प्रेडिंग करना है, तो उधर हम लोग क्रॉसपिन हैमर यूज़ करके एक ही डायरेक्शन में मेटल को फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और क्या है, और एक होता है बॉल पिन हैमर। ठीक है, तो बॉल पिन हैमर हम लोग जनरली रिवेटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियर्स हैमर। ओके, तो इंजीनियर्स हैमर क्या क्या काम के लिए यूज़ होता है? स्टिचिंग पर्पस के लिए। तो स्टिचिंग मतलब क्या, आप जैसे होता है पंचिंग, बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग, उसका बाद रिवेटिंग, ये सब पर्पस के लिए यूज़ होता है। इंजीनियर्स हैमर का वेट कितना होता है? इसका रेंज होता है 125 ग्राम से 750 ग्राम। ठीक है, तो जनरली हम लोग मार्किंग पर्पस के लिए जो इंजीनियर्स हैमर यूज़ करते हैं उसका वेट कितना होता है? 250 ग्राम होता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो इंजीनियर्स हैमर को हम लोग स्पेसिफाई कैसे करते हैं? इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? तो वेट होता है, वेट ऑफ द हैमर एंड द शेप ऑफ द पिन। वेट कितना है मार्किंग पर्पस के लिए? जैसे 250 mm है। शेप ऑफ द पिन मतलब क्या? जैसे होता है बॉल पिन, स्पेरिकल जैसा शेप होता है। और क्रॉस पिन मतलब जो हैंडल रहता है इसका क्रॉस टू क्रॉस रहता है। और जो स्ट्रेट पिन होता है हैंडल का मतलब सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है। इसीलिए इन तीनों टाइप्स का होता है शेप। इसीलिए जब भी बोलेगा शेप ऑफ द पिन मतलब क्या, 3 टाइप्स का पिन होता है, एक बॉल पिन, क्रॉस पिन और एक होता है स्ट्रेट पिन हैमर। ओके, तो इसीलिए हम लोग इंजीनियर्स हैमर को स्पेसिफाई करते हैं वेट ऑफ द हैमर एंड द शेप ऑफ द पिन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, कील स्टील इज ऑपोजिट ऑफ डैश स्टील। कील स्टील मतलब क्या है? डीऑक्सीडाइज्ड स्टील। ठीक है, मतलब जहाँ से ऑक्सीजन को हम लोग हटा लेते हैं तो उस स्टील को बोलते हैं कील स्टील या डीऑक्सीडाइज्ड स्टील। मतलब क्या है, जब भी हम लोग कोई स्टील मेकिंग प्रोसेस में स्टील जब भी हम लोग बनाते हैं तो स्टील का अंदर जब लिक्विफाइड अवस्था में रहता है तो उसका अंदर जो भी गैस ऑक्सीजन रहता है तो उसको अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, मतलब उधर से स्टील से निकाल लेते हैं, तो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद जो स्टील बनता है, जो सॉलिड होने के बाद जो स्टील बनता है उस स्टील को बोलते हैं डीऑक्सीडाइज्ड स्टील। मतलब उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन या गैस नहीं है, तो उस स्टील को क्या बोलते हैं? कील स्टील या डीऑक्सीडाइज्ड स्टील बोलते हैं। ओके, तो उसका ऑपोजिट को क्या बोलेगा? रीम स्टील। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा, गैस रहेगा, ऑक्सीडाइज्ड स्टील। ठीक है, तो रीम स्टील का ऑपोजिट नेम ऑक्सीडाइज्ड स्टील। तो कोई भी स्टील से स्टील मेकिंग प्रोसेस का टाइम ऑक्सीजन निकाल लेने का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लो होल्स हो जाएगा मेटल के अंदर। ठीक है, मतलब जो स्टील रहेगा उसके अंदर ब्लो होल्स हो जाएगा, तो ब्लो होल्स से बचाने के लिए हम लोग डीऑक्सीडाइज करते हैं, गैस को निकाल देते हैं। तो ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रीम स्टील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, विच मेटल इज यूज टू मेक ए सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट बनाने के लिए कौन सा मेटल हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन नंबर डी कास्ट आयरन। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। ठीक है, तो गुड क्वालिटी कास्ट आयरन
मतलब कास्ट आयरन ओनली जैसे ग्रे कास्ट आयरन ऐसे नहीं चलेगा, गुड क्वालिटी कास्ट आयरन होना पड़ेगा जिसके अंदर से कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस रहेगा तो डिस्टॉर्शन होगा। तो डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीव्ड कास्ट आयरन यूज़ करते हैं। ओके, डिस्टॉर्शन मतलब क्या है, सोच लो ऐसे कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है तो बेंड हो जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग को स्ट्रेस रिलीव्ड कास्ट आयरन यूज़ करना चाहिए। ओके, और इसमें हेवीली रिब्ड रहता है, इसका जो बैक साइड है, बैक साइड में हेवीली रिब्ड क्यों रहता है, तो इसका रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए हेवीली रिब्ड होता है। ओके, तो ये जो सरफेस प्लेट बनता है ये टोटली मशीन किया हुआ रहता है और स्क्रैपिंग किया हुआ रहता है, बहुत ही अच्छा फ्लैटनेस होता है इसके अंदर। ओके, और एक मटेरियल से सरफेस प्लेट बनता है, तो सरफेस प्लेट कौन सा मटेरियल से बनता है, ग्रेनाइट। ठीक है, तो ग्रेनाइट होता है एक स्टेबल होता है, तो ग्रेनाइट हम लोग यूज़ करते हैं स्टेबल एंड डेंस स्ट्रक्चर पाने के लिए। और ये जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट है ना, इसमें अगर स्क्रैच भी होगा तब भी वो उसका एक्यूरेसी को रिटेन करता है, मतलब बजाय रखता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है, ये होता है 5 मिनट होता है। ओके, तो कैसे निकालता है तो मैं बहुत बार क्लास में डिस्कस कर दिया, तो आप लोग अगर जानना चाहते कैसे सॉल्व करना पड़ता तो मेरा चैनल में लिया हुआ क्लास टेक्निकल न्यूमेरिकल, तो ये इसका जो सीरीज है टोटल हम बोले थे कि 50 क्वेश्चन करा देंगे, तो इसमें शायद 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो वो वाला सीरीज आप लोग देख सकते हैं। तो उधर में तो उस क्लास में मैं अच्छे से डिस्कस कर दिया कि एक एक इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कैसे निकालना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए 23/12 स्केल होता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। और रेफरेंस सरफेस के हिसाब से क्या काम करता है, स्टॉक काम करता है। ओके, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर व्हिच इज नॉर्मली यूज्ड एज रेफरेंस बेस फॉर मेजरिंग एंगल इज द। मतलब हम पहले ही डिस्कस कर दिया है कि जो वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर होता है तो मेजर जब भी एंगल मेजर करता है तो रेफरेंस बेस के हिसाब से क्या काम करता है, तो स्टॉक काम करता है। ओके, तो और एक क्वेश्चन आता है वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर से कि वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट, मतलब सबसे अंदर जो पार्ट होता है उसका नाम क्या है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर डिस्क देता है, तो इसका आंसर डिस्क नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डायल। ओके, तो ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ तो एक क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट हो जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, द टैप इज़ यूज टू काट थ्रेड इन ब्लाइंड होल इज। कौन सा टैप ब्लाइंड होल में थ्रेड काटने के लिए यूज़ होता है, तो ब्लाइंड होल मतलब क्या है, कोई भी अगर होल है, ओके, कोई भी अगर जॉब है तो उसका पूरा डेप्थ तक अगर होल नहीं बनाएंगे तो उसको ब्लाइंड होल बोलते हैं। मतलब एक टोटल डेप्थ है, एक टोटल थिकनेस है, तो अगर हम लोग इधर तक होल बनाएंगे मतलब इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड होल बोलते हैं। तो ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए कौन सा टैप यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर ए टैपर टैप, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड टैप मतलब इंटरमीडिएट टैप, ऑप्शन नंबर सी बॉटमिंग टैप या प्लग टैप, और ऑप्शन नंबर डी एनी वन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटमिंग टैप। ठीक है, मतलब बॉटमिंग टैप यूज़ होता है ब्लाइंड होल में थ्रेड कटने के लिए। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो 3 टैप का एंगल क्या क्या होता है, 4 डिग्री, 10 डिग्री और 20 डिग्री होता है। ओके, तो टैप किस मटेरियल से बनता है, एचएसएस से बनता है। ओके, तो टैप को होल्ड करने के लिए मतलब टैप को घुमाने के लिए क्या यूज़ होता है, टैप रेंज यूज़ होता है। 3 टाइप्स का टैप रेंज होता है, एक होता है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज जहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्टेड जाएगा नहीं, मतलब ओपन प्लेस में यूज़ होता है, तो ये बड़ा बड़ा साइज वाला टैप को हो मतलब घुमाने के लिए यूज़ होता है। और जो टी हैंडल टाइप टैप रेंज होता है रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में, जहाँ पे हम लोग कोई भी सॉलिड टैप या डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज यूज़ नहीं कर सकते, उधर हम लोग यूज़ करेंगे टी हैंडल टाइप टैप रेंज। तो उसमें 2 चक रहता है, तो हैंडल को घुमा कर हम लोग चक को फिक्स कर सकते हैं। ओके, और स्मॉल डायमीटर टैप के लिए यूज़ होता है। और एक होता है जो लास्ट होता है कि सॉलिड टैप टैप रेंज, मतलब इसमें सिर्फ सर्टेन टाइप्स का ही टैप रेंज का ही फिटिंग्स होता है, मतलब 4 होल्स रहता है टोटल, तो 4 साइड में टोटल 4 होल्स रहते हैं, तो टोटल 4 टाइप्स के 4 साइज ऑफ टैप, मतलब सिर्फ 4 डिफरेंट डिफरेंट साइज के टैप को ये सिर्फ ले सकते हैं। ठीक है, और डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज क्या करता है, बड़ा बड़ा साइज वाला टैप को भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, next question and the most important question, the part of the vernier bevel protector which comes in contact with the inclined surface while measuring is the, मतलब बोला है पहले हम जो डिस्कस करते हैं वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर में जब भी कोई भी एंगल जॉब का एंगल मेजरमेंट करते हैं तो रेफरेंस का हिसाब से क्या काम करता है, स्टॉक काम करता है। ठीक है,
तो इधर क्या बोल रहा है कि बीवेल प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट कांटेक्ट होता है इंक्लाइन सरफेस में, तो इंक्लाइन सरफेस में कौन सा पार्ट कांटेक्ट होता है जॉब का साथ, तो ये होता है ब्लेड पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि रेफरेंस, अब इधर देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं द पार्ट ऑफ द वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर व्हिच इज नॉर्मली यूज्ड एज अ रेफरेंस बेस, मतलब बेस का हिसाब से क्या काम करता है, स्टॉक काम करता है। और जो इंक्लाइन सरफेस में जो जॉब का साथ टचेस होता है, तो इंक्लाइन सरफेस में क्या टच करता है, तो ये ब्लेड होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को फंडा समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का एक एक मेन स्केल का डिवीजन का वैल्यू क्या है, तो एक एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री। ओके, तो इधर ही अगर पूछता कि एक एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है, तो वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू है तो 1 डिग्री 55 मिनट। ये आप लोग को याद रहना चाहिए। एक मेन स्केल डिवीजन का MSD का वैल्यू होता है 1 डिग्री और VSD वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 1 डिग्री 55 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रू द, मतलब क्या, ब्लास्ट फर्नेस का कौन सा भाग से हम लोग जो आयरन ओर रहता है, फ्लैक्स रहता है और जो जो रहता है कोक रहता है, तो हम लोग कहाँ से डालते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस का कौन सा जगह भाग से हम लोग ये सब चीज़ को डालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए थ्रॉट, ऑप्शन नंबर बी स्टैक, ऑप्शन नंबर बी बॉस, ऑप्शन नंबर डी ट्यूअर्स। तो कौन सा भाग से हम लोग डालते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थ्रॉट पोर्शन, जो फ्रंट पोर्शन रहता है ना, तो उसको बोलते हैं, तो इधर से हम लोग डालते हैं इसको। तो क्वेश्चन आता है ट्यूअर्स मतलब क्या है, ट्यूअर्स मतलब एक तुम नंबर ऑफ नोजल, कुछ नोजल रहता है जहाँ से हॉट एयर को ब्लास्ट करते हैं। कहाँ पे ब्लास्ट करते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हॉट एयर इधर से आता है, तो हॉट एयर आता है तो और भी अच्छे से जलता है। तो ये जो नोजल रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूअर्स बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है कितना, 1000 डिग्री से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर रेंज होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो और एक क्वेश्चन आता है कि जो मोल्टेन आयरन है कौन सा होल से हम लोग निकालते हैं, तो टैपिंग होल से निकालते हैं। ठीक है, तो टैपिंग होल से मोल्टेन आयरन को निकालते हैं। और स्लैग जो होता है, स्लैग पोर्शन को हम लोग कौन सा होल से निकालते हैं, स्लैग होल से निकालते हैं। जो पिग आयरन होता है, तो ये होता है इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का एक इम्प्योर अशुद्ध रूप होता है। तो इसमें कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस ज़्यादा रहता है। ओके, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, पिग आयरन कॉन्टेंट्स डैश परसेंटेज ऑफ आयरन, मतलब पिग आयरन जो होता है ना, तो इसमें कितना परसेंटेज कार्बन रहता है। जो पिग आयरन है, पिग आयरन में 90% आयरन रहता है और बाकी जो जो रहता है, जैसे रहता है सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन बहुत परिमाण में रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए ये जो होता है लोहा का सबसे अशुद्ध रूप होता है, क्रूड फॉर्म में होता है। ओके, तो इसको हम लोग प्यूरीफाई करके मतलब अलग से इसका बाद इसको प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन में बदलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, द प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन इज डिसाइडेड बाय, रॉट आयरन का प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिसाइड करता है, कार्बन एंड मैंगनीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रॉट आयरन में थोड़ा सा कार्बन और मैंगनीज रहता है। ओके, रॉट आयरन होता है एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, 99 पॉइंट समथिंग रहता है, मतलब बहुत ही कम, 0.12 से 0. बहुत कम परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ना लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर के, तो मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर में। तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो जब भी हम क्लास लेते हो तो इसका बारे में मैं टोटली डिस्कस कर देता हूँ। जैसे बोल रहा है कि लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज, तो क्या हो जाएगा, लोअर डिविएशन हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोअर डिविएशन। अगर ऐसे बोलते कि मैक्सिमम लिमिट से अगर बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर डिविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट को हम लोग अपर लिमिट भी बोल सकते हैं ना, तो अपर लिमिट से अगर बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो अपर डिविएशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का था, जेनी कैलिपर इज यूज टू, जेनी कैलिपर कहाँ पे यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर फाइंडिंग द एक्सटर्नल ऑफ राउंड बार, राउंड बार का एक्सटर्नल फाइंडिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर फाइंडिंग द इंटरनल ऑफ राउंड बार, राउंड बार का इंटरनल फाइंडिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार, राउंड बार जो रहता है उसका सेंटर पोर्शन को निकालने के लिए।
ऑप्शन नंबर डी फॉर फाइंडिंग द एंगल्स, एंगल को निकालने के लिए। तो जेनी कैलिपर जो होता है इधर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो हार्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, हार्माफ्रोडाइट कैलिपर, बेंट लेग कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर होते हैं। ओके, ये तीनों नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। ये क्या करता है, कोई भी राउंड बार रहता है तो एक जो बेंट लेग होता है ना, बेंट लेग को इधर सेट करके इधर से मतलब आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इधर से बेंट लेग को फिक्स करके इधर से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इधर से बेंट लेग को फिक्स करके इधर एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर इधर से बेंट लेग को फिक्स करके इधर एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये 4 आर्क को अगर हम लोग जो डायगोनली ज्वाइन करेंगे, मतलब इधर से इधर ज्वाइन करेंगे, तो ये जो पोर्शन निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा ये राउंड बार का सेंटर परसेंटेज। ओके, तो ये हो जाएगा सेंटर पोर्शन। तो सेंटर पोर्शन निकालने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर यूज़ करते हैं। ओके, और जो एज रहता है ना, एज का पैरेलली लाइन खींचने के लिए भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ए सेट ऑफ नंबर ड्रिल सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ ड्रिल्स। जो नंबर ड्रिल सीरीज होता है उसमें बहुत सारा ड्रिल का कॉन्सिस्ट में वो बना हुआ होता है इन ए पार्टिकुलर रेंज, एक रेंज होता है। तो करेक्ट रेंज क्या है, तो करेक्ट रेंज जो होता है 1 to 80 होता है। ठीक है, तो 1 में साइज सबसे बड़ा होता है, 80 में सबसे छोटा होता है। ओके, मतलब क्या 1 में साइज जितना है 2 में छोटा सा होगा, उससे 3 में छोटा, 4th में उससे छोटा, तो धीरे धीरे 80 तक छोटा होते रहेगा। ठीक है, तो इतना तक जो ड्रिल है ना हम लोग चेक कर सकते हैं। तो एक जो साइज होता है, एक जो नंबर 1 में इसका साइज क्या होता है, तो नंबर 1 में इसका साइज होता है 5.791। ठीक है, तो 5.791 mm होता है। तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इंच में पूछेगा तो होता है 0.228 इंच होता है। तो दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। तो 1 में इसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो इसका मिलीमीटर में साइज होता है 5.791 और इंच में होता है 0.228। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन द नंबर ड्रिल सीरीज द लार्जेस्ट ड्रिल साइज इज। तो लार्जेस्ट ड्रिल साइज 5.791 mm होगा ना, लेकिन ऑप्शन में आप देख सकते हैं ए नहीं है। तो ए क्या है, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन में लिखना चाहिए था स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब कौन सा होता है, 80 नंबर का जो ड्रिल होता है वो स्मॉलेस्ट साइज होता है, उसका साइज होता है 0.35 mm। ठीक है, और इंच में इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0.0135 इंच हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा 5.791 mm होगा, और अगर इधर स्मॉलेस्ट देता तो इसका राइट आंसर हो जाता है 0.35 mm हो जाता। ओके, तो इंच में क्या क्या होता है आप देख सकते हैं कि 0.228 इंच और एक होता है 0.0135 इंच। तो ये 4 पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। मेट्रिक में क्या है, इंच में क्या है, मेट्रिक में क्या है, इंच में क्या है, कौन सा साइज बड़ा कौन सा साइज छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, इन द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील एंड लो एलो स्टील डैश इज यूज टू प्रोवाइड गैसियस सील्ड विथ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जब भी हम लोग माइल्ड स्टील और लो एलो स्टील को वेल्डिंग करने जाते हैं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड होता है कोटिंग करने के लिए कौन सा कोटिंग करते हैं, जैसे प्रोवाइड गैसियस सील प्रोवाइड करते हैं विथ रिड्यूसिंग एजेंट का साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, तो सेलुलोज का कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब लोग को याद रहना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टोटल 20 क्वेश्चन में आज डिस्कस किया। मैं आज थोड़ा बिजी हूँ इसीलिए टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए, फिर भी मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दे, जितना ज़्यादा हो सके मैं पॉइंट आप लोग को बता दिया। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसका बाद भी क्लास आते रहेगा, जैसे 7 नंबर का क्लास आएगा, 8 नंबर 9 नंबर का क्लास आते रहेगा। तो हमको सपोर्ट करते रहना, ऐसे अगर सपोर्ट करोगे तो 15 क्लास को मैं बहुत ही जल्द ख़त्म कर दूंगा। तो अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाओगे तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।